रहा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 1974, वर्ष 1964, 1994 या 1984? तो इसका सही ऑप्शन है 1974। 1974 में ही जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया गया था। ये 40 प्रश्नों का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेशन है। आप लोग अपना जो आंसर है वो जल्दी से जल्दी जैसे ही प्रश्न पढ़ा जाएगा आप कमेंट करते रहेंगे, जिससे कि ये नोट किया जा सके कि आखिरकार में आपने कुल कितने सही प्रश्न जो है उनका सही जवाब दिया है। नहीं तो आप पता चले 40 में कहें हमारा 40 सही, तो हमें मानेंगे कैसे? फिर लास्ट में आप अपना कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपने सही कुल कितने क्वेश्चन किए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर कारावास की सज़ा हो सकती है? 3 माह, 2 वर्ष, 6 माह या 1 वर्ष? तो एनएसए एक्ट है, अगर आप उसको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे उसमें यह है कि अगर कोई आदमी को अगर ये बताया था कि आपके ऊपर एनएसए लगाया गया है और आप अगर के अपनी दलील लिखिए कि आप क्यों ना आपको बंद किया जाए या ऐसी चीज़ें हों, तो उसके लिए अगर कोई पालन नहीं करता है और फरार घूमता है, पकड़ा गया, तो उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? राज्य के राज्यपाल, राज्य उच्च न्यायालय, भारत निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग? तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन अपने आप हट जा रहा है। राज्य के राज्यपाल और राज्य उच्च न्यायालय चुनाव आयोजित कराने के लिए कोई किसी तरीके से वही नहीं है, कहीं आपने पढ़ा ही नहीं होगा। बचा भारत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोग। तो जो भारत निर्वाचन आयोग है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति का चुनाव, ये जितना चुनाव है ये सारा सारा भारत निर्वाचन आयोग कराता है। बाकी जो पंचायत वगैरह के जो चुनाव होते हैं ये सब राज्य चुनाव आयोग कराता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारत निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने भू स्थानिक यानी कि जियो स्टेशनरी सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते BECA पर हस्ताक्षर किए? भारत फ्रांस, भारत संयुक्त अरब अमीरात, भारत अमेरिका या भारत रूस? इसका सही ऑप्शन है भारत अमेरिका। भारत अमेरिका के बीच में भू स्थानिक सहयोग के लिए करार हुआ। स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया रक्ताल्पता हो सकती है? आयोडीन, क्रोमियम, आयरन या मैग्नीशियम? तो इसका सही ऑप्शन होगा आयरन। यानी कि जो आयरन की कमी होती है इस वजह से जो है खून की कमी हो जाती है, तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है जिससे रक्ताल्पता हो जाती है। और ये ज़्यादातर जो किशोरी लड़कियां हैं या महिलाएं हैं उनमें माहवारी के दौरान चूँकि रक्तस्राव ज़्यादा हो जाता है और ब्लीडिंग की वजह से उनको जब पर्याप्त ब्लड नहीं मिल पाता है तो एनीमिया जो है हो जाता है। इसलिए उनको हमेशा जो है आयरन की गोलियां मिलती हैं, तो ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगी और आयरन की गोलियां जो हैं डॉक्टर के सलाह के अनुसार खाती रहेंगी, जिससे कि उनके अंदर एनीमिया की दिक्कत नहीं आए। अगला प्रश्न है के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल राज्य उच्च न्यायालय का निर्णय के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। वाहन प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल निकायों का प्रदूषण, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान। तो ये जो के रामकृष्णन थे ये कहीं जा रहे थे, इनकी थोड़ी सी कहानी है, ये सुन लीजिए, नहीं तो ये सब चीज़ें थोड़ा याद नहीं रहेगी, इसलिए कहानी सुना रहा हूँ। ये कहीं जा रहे थे तो कोई आदमी बीड़ी या सिगरेट कहीं पी रहा था। अब बीड़ी सिगरेट पी रहा था तो भाई साहब जैसे बाहर निकलते हैं तो हम लोग कहते हैं ना, तुम्हारे बाप का सड़क तो है नहीं, तुम्हारे बाप का ये तो है नहीं, तुम्हारे बाप का वो तो है नहीं, और धुआं का छल्ला बना बना के उड़ा रहे थे। तो ये रामकृष्णन जी को बहुत बुरा लग गया और इन्होंने जाकर के सीधे आर्टिकल 226 के तहत अपना हाई कोर्ट में जाकर के इन्होंने पिटीशन फाइल कर दिया। और तो वहाँ से जाकर के हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे आप धूम्रपान नहीं कर सकते और उन्हीं की ये देन है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान। अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे? क्यूनोवा के बीज, HYB बीज, GM बीज या पारंपरिक बीज? जो क्यूनोवा के बीज हैं वो गेहूं से बनते हैं, तो उसका मेन चीज़ ये है कि कई जगह पे मतलब यूज होता है, लेकिन क्यूनोवा का यहाँ पे नहीं होता है। HYB का मतलब क्या होता है? हाई यील्डिंग वेराइटी बीज, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत मतलब हम लोगों का क्या नाम है पैदाइश हो सके। या GM बीज होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज। या पारंपरिक बीज, पारंपरिक बीज कौन से बीज होते हैं? जैसे मान लीजिए इस साल हमने गेहूँ बोया, अगले साल जब हमें गेहूँ बोना था हमने वही जो गेहूँ हमारी उपज हुई थी उसी को हमने फिर से बो दिया, तो वो पारंपरिक बीज में आ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा HYB बीज यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी बीज। अगला प्रश्न है भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका सही ऑप्शन होगा सर्वोच्च न्यायालय। देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति एक इंडिविजुअल आदमी है और यहाँ निकाय यानी कि सिस्टम की बात हो रही है, तो ये एक व्यक्ति सिस्टम नहीं हो सकता, तो इस वजह से जो भारत के राष्ट्रपति वो पहले हट गए। ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, देश आज़ाद हुआ कब? 1947। अब सर्वोच्च न्यायपालिका का निकाय उस जमाने का थोड़े रहेगा, तो ये भी नहीं होगा। उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय कहाँ होता है? हाई कोर्ट, उससे उसका बड़ा बाप कहाँ बैठा है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सही ऑप्शन होगा सर्वोच्च न्यायालय।
किस देश ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में अधिकतम एफडीआई अंतर्वाह में योगदान दिया? एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट। तो मॉरिशस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या सिंगापुर। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था, इसका सही ऑप्शन है सिंगापुर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या राज्य के मुख्य सचिव। अब राज्य के मुख्य सचिव का आईएएस होते हैं, तो उनको आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट करने का ऐसे कोई पद वाले लोग नहीं हैं। ज़्यादातर जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो अपॉइंटमेंट या तो डायरेक्टली जो है किसी न किसी पॉलिटिकल जो जितने भी हमारे मतलब नेता हैं या किसी पद पे हैं वो उनके द्वारा या तो नामित सदस्य होगा तो भी होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होता है। तो ये पहले ही अड़ गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ये खुद ही किसी से अपॉइंटमेंट है, तो ये किसी का अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, वैसे ही हट गया। राज्य के राज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो केवल केंद्र और वहाँ की नियुक्तियों में जो है वो नियुक्ति करते हैं, और बाकी जो राज्य का है तो रिप्रेजेंटेटिव राज्यपाल जो है और राष्ट्रपति का ही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष। तो जो हैजार्डस वर्क है, जैसे सिंपल सा अगर काम है तो उसके लिए 12 साल है, लेकिन अगर कोई कारखाना में काम करता है तो वहाँ पे चोट खाने की या वो करने की या बच्चा का स्वास्थ्य प्रभावित हो, ऐसी चीज़ें होने की शंका रहती है। इस वजह से 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में रोजगार के लिए नहीं लगाया जा सकता। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो जो फर्स्ट इंपोर्ट प्रोसेसिंग जो सेक्टर था वो ये था कि कोचीन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। तो सही ऑप्शन है कांडला बंदरगाह। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो जो ऑनलाइन पेपर हमको ई पेपर आजकल जो हम लोग द हिंदू वगैरह पढ़ते हैं, तो पूछ रहा है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा। या हम लोग न्यूज़ में वैसा पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे भेड़िया है, यहाँ पे योगी जी विजिट किए, यहाँ पे ये गए, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे दंगा हो गया। अब वो प्रिंटेड रूप में जब आता है जो ऑनलाइन PDF फॉर्म में वो सब वो पूछ रहा है किस मंत्रालय में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो 2 मंत्रालय वैसे हट जाएंगे, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय हो भी नहीं करेगा। बचा कौन सा? एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आएगा। यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग हो रहा है, तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय सही ऑप्शन होगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी कि जबरन श्रम पर लोग आता है? बेगार मतलब ये समझ लो कि गांव घर में जैसे पहले कई बार लोग होते हैं, भैया थोड़ा सा हमारा ये काम कर दो, हमारा ये वाला काम कर दो, थोड़ा एक काम करो, हमारा गेहूँ पिसवा लाओ। तो लेकिन उसके बजाय उन्होंने उनको कुछ भी पैसा नहीं दिया, तो ये क्या हो गया, बेगार। तो जब भी कोई ऐसा काम कराया जाए जिसका पैसा ना दिया जाए, जबरन कराया जाए और पैसा ना दिया जाए, तो उसको कहते हैं बेगार या जबरन श्रम कहते हैं। और अनुच्छेद दिया हुआ है कि किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14, 23, 7 या 32। तो अनुच्छेद 7 है वो सीधे सीधे आपका नागरिकता में आता है, वो होगा ही नहीं। अगला अनुच्छेद 14 जो है आप देख ही सकते हैं कि समानता का है, और 32 क्या है वो आप देख सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बच्चा कौन सा? अनुच्छेद 23। तो सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2012, 2008, 2006 या 2010। तो सही ऑप्शन होगा 2006। इसकी स्थापना 2006 में उत्तर प्रदेश में ही की गई थी। अगला है, सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है। मतलब अगर आप खुले में ऐसे उपद्रव करोगे, यहाँ वहाँ लाठी डंडा फेंकोगे, पत्थर फेंकोगे, लाठी डंडा से मारोगे, बवाल करोगे, तो उसके लिए कह रहा है कि जुर्माना को कितने रुपये तक बढ़ाया जा सकता है? 50, 200, 300 या 100। तो इसको जो है वो 200 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। सही ऑप्शन होगा 200 रुपये। अगला है, किसके मामले में निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्रायः अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता? मतलब ये कह रहा था कि जैसे मान लो, जब ये आप जानते होंगे कि जो अध्यादेश जारी होता है जब कभी हमारा जो विधानसभा होती है और जब वो सत्र में नहीं होती है, तो बहुत सारे नियम कानून उनको बनाने के लिए अध्यादेश जारी करना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये नहीं है कि अगर विधायन नहीं चल रहा है तो आप हमेशा अपने आप जब मन होगा तब अध्यादेश जारी कर देंगे। तो ये एक मामला था DC बाधवा बनाम बिहार राज्य, क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। बिहार फेमस ही है, आइए ना हमारा बिहार में। तो इसका सही ऑप्शन होगा DC बाधवा बनाम बिहार राज्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? कर मुक्त मतलब टैक्स फ्री। मतलब ऐसा काम कौन सा है जिसको करने पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा? नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण, महंगाई भत्ता, समयोपर यानी कि ओवर टाइम भत्ता, या भोजन या लंच भत्ता। तो जो नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण है वो जो है वो कर मुक्त है। यानी कि कोई भी आदमी को अगर आप काम पे रखते हैं और उसके ट्रेनिंग के लिए आपको जितना पैसा खर्च होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, कोई फीस है, कोई पाठ्यक्रम है, उस पर कोई फीस
क्या नाम है, टैक्स नहीं लिया जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 19(1)(f), अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 108। तो देख रहे हैं आप 265 जो है वो नो टैक्स वाले से रिलेटेड है कि किसको किसको कौन सा नो टैक्स में आएगा। अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता से वहाँ से रिलेटेड है, क्या नाम है, कहीं भी रुकना, भ्रमण करना, बोलना और कई सारी आज़ादियाँ हैं। 300 यही 44वां जब संविधान संशोधन हुआ उसी में संपत्ति के अधिकार अधिनियम को ला करके कहाँ रख दिया गया, 300 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और 108 जो है वो ज्वाइंट सिटिंग का है, तो सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 300 और 300 क्या हो गया, एक विधिक अधिकार हो गया है। ठीक है, विधिक अधिकार हो है जो विधि द्वारा प्राप्त है, और संवैधानिक अधिकार जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो संविधान द्वारा प्रदत्त है। जो पहले तो संविधान द्वारा प्रदत्त था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके इसको संवैधानिक रूप से ना करके इसको विधिक अधिकार कर दिया गया। कि जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपने कहा हम हटाइबे नहीं करेंगे, अब मान लीजिए वहाँ से ट्रेन का पास होना है या वो पास होना है तो आप जाने ही नहीं देंगे, सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती। तो ये सब दिक्कतें आ रही थी, इस वजह से ऐसा किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा पंचायत यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? 1984, 1996, 2015, 2010। बहुत पेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। इसका सही ऑप्शन है 1996। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कम अशोधित जन्म दर है? पंजाब, केरल, असम या आंध्र प्रदेश। सही ऑप्शन होगा केरल। अगला है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता से, भारतीय संसद से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से या ब्रिटिश संविधान से? तो इसका सही उत्तर होगा भारत की जनता से। अगला है, 1498 में भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी या डेनिश। ये पूछ रहा है कि उसकी नागरिकता क्या थी। 1498 में कौन आया था कालीकट में? वास्को डी गामा, और वो कौन था? पुर्तगाली था। अगला है, किस वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी हेडगियर पहननी चाहिए? अब जैसे ये नियम हो गया है कि मोटरसाइकिल पे कम से कम 2 लोग रहें, तो अगर एक लोग आगे अगर पहने बैठे हैं हेलमेट तो दूसरा भी पहनना चाहिए। अब ये आप नियम कानून का पालन अगर करते होते तो आपको पता रहता, अब ऐसे आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कितने साल में, तो 4 साल है, 16 साल है या 18 साल है या 7 साल है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 साल। और जो 4 साल के बच्चे हैं उनको ये पहनना ज़रूरी है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 साल। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 1, 5, 2 या 4? तो जब आप सूचना का अधिकार अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें आप अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें कुल 2 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण है? तो कुल 12 अनुसूची हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और एक छोटा सा उसका शॉर्टकट कट बना लीजिए। जैसे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम है, अब टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में जो एफ आता है वो फेडरेशन से आता है जो कि 7वां है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 7वीं अनुसूची। अब वो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, कई जगह आपको मिल जाएगा और उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अनुसूची से बार बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पादप के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? तना, जड़, पत्ता या फूल? तो सही ऑप्शन होगा पत्ता। जो पत्ता होता है उसी को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? 1972, 1962, 1986 या 1950? तो 1986 में जो है वो क्या नाम है, शिक्षा का कानून आया था 1986 में। फिर जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है, तो ऐसे कई बार आई कमेटियाँ बनी शिक्षा में सुधार के लिए, लेकिन जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा एक्ट है वो आया था 1972 में। अगला प्रश्न, 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक यानी कि जो फॉरेस्ट के डीआईजी थे वो पहले कौन थे? वो भी कब? 1864 में पूछ रहा है। माइकल तोसिक, डाइट्रिच वेंडिस, ईपी स्टेविंग या वेरियन एल्विन? तो इसका सही ऑप्शन है डाइट्रिच वेंडिस। अगला, निम्न में से कौन सा मांसाहारी का एक उदाहरण है? गेंडा, हिरण, कोआला या शेर? तो भैया शेर ही खाता है हिरण को पकड़ के, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शेर हो जाएगा। अगला है, संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति? तो सिंपल सा बात है, कौन बुलाएगा संयुक्त बैठक? भारत का राष्ट्रपति। हाँ, भारत का राष्ट्रपति को बुलाने का अधिकार है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करेगा? वो लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, उसके अलावा कोई अध्यक्षता नहीं करेगा। हाँ, अगर वो नहीं है
तो उपाध्यक्ष करेंगे, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो जो राज्यसभा का उपसभापति उसके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि वो ज्वाइंट है ना, इस वजह से ऐसा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 121। अनुच्छेद 121 के बाद में है अनुच्छेद 117, 117 के बाद में अनुच्छेद 125, 125 के बाद में अनुच्छेद 129। तो इन चारों में से आपको बताना, तो ये आपको एकदम एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट याद होना चाहिए। जब आपको एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट याद होगा तब आप ये पता आएगा कि किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय होगा, जिसके जो आर्डर होंगे वो उसको एज ए रिकॉर्ड मतलब माने जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा अनुच्छेद 129। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उदाहरणों को कहाँ से लिया गया? जर्मन संविधान, अमेरिकी संविधान, जापानी या आयरिश? तो जो आयरलैंड का संविधान है वहाँ से लिया गया है, आयरिश संविधान से। भूदान आंदोलन वर्ष किसमें आरंभ किया गया था? 1960, 1961, 1948 या 1951? तो आपको बताना है कि भूदान आंदोलन जो है वो कब या किस वर्ष में आरंभ किया गया था, लागू किस साल से हुआ था? तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो भूदान आंदोलन है 1951 में एक जो रिवोल्यूशनरी थे उनका क्या नाम है, विनोबा भावे जी जो थे वो गांधी जी को बहुत मानते थे, उन्होंने 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया था। इसको रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को पेज के लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए किस अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है? यानी कि अगर कोई पेपर ऐसे मान लीजिए टाइप कर रहे हैं तो दोनों तरफ से बराबर एग्जैक्ट रहे, मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट। तो सही ऑप्शन होगा जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष होने चाहिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, वकील, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। या तो चीफ जस्टिस होंगे और या तो केवल जस्टिस होंगे, जो वहाँ के जज होंगे या जस्टिस होंगे, उसके अलावा और कोई जो है उसका राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने देता है? तो राष्ट्रपति शासन से पहले आप लोग इमरजेंसी के बारे में जान लीजिए। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 370, 356, 380। आपको ऐसे ही पता चल गया होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 356। क्योंकि 352 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी, 356 में क्या है? स्टेट इमरजेंसी, और 360 में क्या है हमारा? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अर्थव्यवस्था पर। अनुच्छेद 280 है, ये सीधे सीधे वित्त आयोग से है। 370 क्या है? हटाइए, पता ही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंधों से संबंधित है? भाग 22, भाग 9, भाग 8 या भाग 11? अब देखिए ये सब क्वेश्चन, एक तो अनुसूची हुआ और दूसरा भाग हुआ कि किस भाग में क्या है। तो इसको आप एकदम रट लीजिए, चाहे रट्टा मारिए, अंडरस्टैंडिंग करिए, कुछ भी करिए। एक प्रश्न देख लो, इससे ज़रूर पूछा जाएगा हमेशा, लगभग में। किस्मत खराब हो तो उसकी बात नहीं है, लेकिन लगभग पूछा जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा भाग 11। और अगर ये आपको याद है तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप गलत करके आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का प्रयोग करता है तो वो किसके तहत दंडनीय हो सकता है? विदेशी नागरिक का साइबर कानून, भारत के साइबर कानून, ये और भी दोनों, ना ही ये और ना ही भी। अब से मान लीजिए हमने कोई भी ऐसी चीज़ें जो अश्लील है या वो है, हम उनको क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन हम इंटरनेट पर डाल रहे हैं, लेकिन कहाँ का सर्वर ले लिया? इंडिया का। तो ये रहेगा कि भाई इंडिया के जो सिटीजन होगी तो जो आपके ऊपर कार्रवाई होगी वो इंडिया का जो साइबर कानून है उसके तहत होगी, तो भारत के साइबर कानून। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? 50-50, 25-75, 40-60 या 70-30? सही ऑप्शन होगा 50-50। तो आज तक के लिए 40 क्वेश्चन थे, यहीं तक। धन्यवाद। आप लोग अपना कमेंट करके बताएंगे कि 40 क्वेश्चन में आपने कुल कितने क्वेश्चन सही किए और अपने मन से किए, और ऐसा ना हो कि आप गलत डाटा दें। तो इसलिए प्रयास करेंगे, मैंने पहले ही बताया है। आप जब हम प्रश्न पढ़ रहे हैं आप भी उस प्रश्न को समझेंगे। ज़्यादा दिक्कत होगा वीडियो को रोक लेंगे
और अपना एक क्वेश्चन सेट कर लेंगे और तुरंत पहले कमेंट कर देंगे, इसके बाद उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन का कमेंट हो जाएगा, अगर उससे पहले हमारा आंसर अगर फ्लैश हुआ तो फिर उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो ईमानदारी बरतें। धन्यवाद। जय हिंद।